बेहद चिंतित है। आपको बता दें कि भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी जो नौसैनिकों को भारत वापस भेजने से इटली ने इनकार किया था, इस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। इटली के दोनों नौसैनिक को सुप्रीम कोर्ट ने वोट डालने के लिए स्वदेश जाने की अनुमति दी थी। इटली के राजदूत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर आश्वासन दिया था कि सैनिक तय समय सीमा के अंदर भारत लौट आएंगे, लेकिन मंगलवार को इटली की तरफ से भारत को एक पत्र लिखा गया जिसमें कहा गया कि नौसैनिक अब वापस नहीं लौटेंगे। बुधवार को श्रीनगर के बेमिना इलाके स्थित सीआरपी कैंप में आतंकवादियों के हमले में शहीद हुए 5 जवानों में से एक उत्तर प्रदेश जिले के जालौन का रहने वाला था। इस शहीद जवान का पार्थिव शरीर बृहस्पतिवार शाम को दिल्ली पहुंच गया। उसका अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव में किया जाएगा, जहां उसके परिवार और गांव में उसकी मौत की सूचना मिलते ही कोहराम मचा हुआ है। आतंकवादियों ने जब श्रीनगर में सीआरपीएफ के कैंप में हमला किया था, उस समय जवानों ने लोहा लेते हुए 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस दौरान सीआरपीएफ के 5 जवान भी शहीद हो गए और कई जवान बुरी तरह से घायल हो गए, जिसमें जनपद जालौन के कुठौंदा का जवान शामिल है, जो उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। वो भी आतंकवादियों की गोली लगने से शहीद हो गया। उसकी खबर मिलते ही परिवार के अलावा पूरे जनपद के लोग सदमे में हैं तथा उसके पैतृक गांव में कोहराम मचा हुआ है। सीआरपीएफ के उप निरीक्षक राम कुमार परिहार की शहादत की खबर जैसे ही उसके गांव में पहुंची, कोहराम मच गया। शहीद के पिता ने कहा कि बेटे की मौत का रंज तो सबको होता है, लेकिन उनको फक्र इस बात का है कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुआ, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है। नोएडा के सेक्टर 9 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली भी लग गई, जिसे घायल हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें खबर मिली थी बदमाश ने एक युवक से मोबाइल लूट लिया है। इसके बाद उन्होंने शातिर का पीछा किया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर भी पथराव किया, जिसके दबाव में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। गोली लगने से घायल बदमाश अपने आप को निर्दोष बता रहा है और पुलिस पर आरोप लगा रहा है। मथुरा में होली का आगाज होते ही यहां श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कमर कस ली है। एडीजी सुरक्षा रजनीकांत मिश्र ने ब्रज में होली के मौके पर जन्म स्थान की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक भी की। इस मौके पर एडीजी सुरक्षा ने कहा कि पिछले दौरे के दौरान जो यहां कमियां थीं, उन्हें दूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जन्म स्थान की सुरक्षा पूरी है और इसे पूरी तरह से लागू किया जाए। यमुना रक्षा दल ने अपने 10 साल से चल रहे संघर्ष का पहला पड़ाव पास कर लिया। हालांकि उन्हें लगता है कि अभी ये आंशिक जीत ही है। आखिर सदियों से जो गलतियां यमुना को मैला बनाने के लिए हम सभी ने की है, उसे साफ करने के लिए अभी सालों का वक्त और लगना लाजमी है। यमुना रक्षा दल और भारत सरकार के बीच समझौता हो गया है और राज्य सरकारों के साथ भी MOU साइन किया गया है कि वो यमुना को साफ रखने के लिए कड़े कदम उठाएगी। अगर कदमों की बात करें तो फिलहाल हथनीकुंड बैराज से 50 क्यूसेक पानी अतिरिक्त छोड़ा जाएगा। गंग नहर से भी 50 क्यूसेक पानी जुटाया जाएगा और दिल्ली में ओखला बैराज से जाएगा 150 क्यूसेक पानी, यानी कुल मिलाकर मथुरा तक अब 250 क्यूसेक पानी अतिरिक्त भेजा जाएगा। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में यमुना के दाएं तरफ एक कनाल बनाई जाएगी, जिसमें सारे नालों का प्रदूषण पहुंचेगा और यमुना में गिरे बगैर ही वो आगरा तक का सफर तय करेगी। दीर्घकालीन परियोजनाओं के तहत यमुना के आसपास कई बड़े बांध बनाए जाएंगे और कोशिश यही होगी कि जल संसाधन का समुचित इस्तेमाल कर यमुना को साफ सुथरा रखा जाए। यमुना रक्षा दल के संतों की माने तो उनका ये आंदोलन बाबा रामदेव के काले धन और अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से भी बड़ा है, क्योंकि जब जल होगा तभी जीवन होगा और तभी होगा संघर्ष। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत गुरुवार को हो गई है, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे ने साफ कर दिया कि इस बार का बजट सत्र भी हो हंगामे से भरा होगा। यहाँ मर्यादाओं को ताक पर रखा गया, वहीं राज्यपाल को अभिभाषण पढ़ने तक नहीं दिया गया। गुरुवार को उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। राज्यपाल भी सही समय पर विधानसभा पहुंचे, लेकिन जैसे ही विधानसभा में राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। साफ था कि विपक्ष पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत वो हंगामे के लिए तैयार था। सदन के अंदर सभी राज्यपाल मात्र एक लाइन ही बोल पाए थे कि भाजपा के विधायक हाथों में पर्चे लेकर वेल में पहुंच गए।
जहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। वहीं विपक्ष ने सदन के अंदर सरकार पर जमीनों को खुर्द-बुर्द करने और भू माफियाओं को देने का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग की। हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को 3 बजे तक के लिए स्थगित किया। उसके बाद 3 बजे भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। वहीं भाजपा द्वारा सदन में किए जा रहे हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी ऐतराज जताया। उनके अनुसार लोकसभा में जब राष्ट्रपति बोलते हैं तो विपक्ष भी चुपचाप सुनता है, लेकिन उत्तराखंड में तो लगता है हंगामे की परिपाटी सी बन गई है, जिसे बदलने की कोशिश होनी चाहिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री इंदिरा हृदयेश ने विपक्ष द्वारा किए गए हो हंगामे को गैर वाजिब बताया। उनके अनुसार इस तरह के हंगामे से जनता से जुड़े मुद्दे सदन में नहीं उठ पाते हैं। उनके अनुसार विपक्ष बस हो हंगामा करना ही चाहती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ है। सदन में हंगामा इस कदर बरपा के राज्यपाल अपना अभिभाषण भी नहीं पढ़ पाए। विपक्ष का आरोप है कि जमीन खुर्द-बुर्द करने वाली सरकार के अभिभाषण को सुनने का कोई मतलब नहीं बनता। उम्मीदों के मुताबिक उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र हंगामे के बीच शुरू हुआ। राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी ने जैसे ही अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच राज्यपाल सदन से बाहर आ गए, जिसके बाद कार्रवाई 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। नेता विपक्ष अजय भट्ट का आरोप है कि राज्य सरकार बेशकीमती भूमि खुर्द-बुर्द करने में लगी हुई है, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं भाजपा अध्यक्ष और विधायक तीरथ सिंह रावत का कहना है कि पार्टी इसके विरोध में कल सूबे के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेगी। बजट सत्र के शुरू होने से पहले स्पीकर द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सदन को सुचारू चलाने की सहमति बनी थी, लेकिन जैसे ही सत्र शुरू हुआ, एक बार फिर वह सहमति तार-तार हो गई। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन जहां विपक्ष ने सदन के भीतर सरकार को घेरा, तो वहीं सड़कों पर कर्मचारियों ने सरकार की खिलाफत की। विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सदन के भीतर आक्रामक तेवर दिखाए, तो कर्मचारियों ने सड़कों पर पिछले 10 दिनों से नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे ऊर्जा निगम के कर्मचारियों ने आज ऊर्जा निगम के एमडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राजधानी देहरादून की सड़कों पर जुलूस प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। कर्मचारियों ने ऊर्जा निगम के एमडी पर तानाशाह रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एमडी कर्मचारियों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसे कर्मचारी वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही कर्मचारियों ने ऊर्जा निगम के एमडी के साथ ही सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार ऊर्जा निगम में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिसके चलते कर्मचारियों को सड़क पर उतरकर सरकार और विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ रहा है। बहरहाल पिछले 10 दिनों से नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार की खिलाफत कर रहे कर्मचारियों ने अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश के हर अपराधों पर होगी अब क्राइम ब्रांच की नजर। पुलिस मुख्यालय ने दिया हर जनपद में क्राइम ब्रांच खोलने का निर्देश। अत्याधुनिक हथियारों और सुविधाओं से लैस क्राइम ब्रांच के पास होगी 4 इन्वेस्टिगेटिव टीमें। हर जनपद में एडिशनल एसपी क्राइम और सीओ क्राइम के नेतृत्व में काम करने वाली इस क्राइम ब्रांच में 4 विंग होंगे, जिनके अंतर्गत इंटेलिजेंस विंग, डिटेक्शन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग, क्राइम मॉनिटरिंग विंग और ऑपरेशन विंग होगी। इंटेलिजेंस विंग के अंतर्गत क्रिमिनल इंटेलिजेंस, सर्विलांस, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और SIS सीरियस क्राइम यूनिट, फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट, साइबर क्राइम यूनिट, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड रहेगा। क्राइम मॉनिटरिंग के अंतर्गत ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, DCRB, जुवेनाइल, नारकोटिक्स और ऑपरेशन यूनिट के लिए SWAT टीम बनाई जाएगी। इन्वेस्टिगेशन टीम में SIS के अतिरिक्त A श्रेणी के जनपदों में 4 उपनिरीक्षक और 16 आरक्षी, B श्रेणी के जनपदों में 2 उपनिरीक्षक और 8 आरक्षी और C श्रेणी के जनपदों में 1 उपनिरीक्षक और 4 आरक्षी नियुक्त किए जाएंगे। SWAT टीम के अंतर्गत 1 उपनिरीक्षक, 1 मुख्य आरक्षी और 8 आरक्षी नियुक्त किए जाएंगे, जिसको कि हम लोग SWAT टीम के नाम से देंगे। कुछ जनपदों में एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो लोग वेस्ट को जानते होंगे, अलीगढ़ में SWAT टीम बनाई गई थी, आगरा में SWAT टीम बनाई थी, जो एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा था। तो SWAT SWAT जो है स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स टीम कहते हैं उसको। तो SWAT टीम बनेगी, जो स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स टीम। उस ढंग से उसको ट्रेन किया जाएगा कि यदि क्राइम ब्रांच को कहीं पर रेड करना है, कुछ करना है, तो इंडिपेंडेंट इसकी यूनिट रहे, जो अपराधियों की धरपकड़ के लिए जो है अपने आप में वो एक सक्षम यूनिट रहे। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में लिए गए कुछ अहम फैसले। सदन चलने की वजह से सरकार ने इन फैसलों को लीक तो नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण लखनऊ के IT पार्क को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत शामिल करने की मांग भी है।
यूपी की कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले। इन फैसलों पर सदन होने की वजह से किसी अधिकारी या मंत्री ने जुबान तो नहीं खोली, पर कई अहम फैसलों की जानकारी मिली है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बन रहे IT पार्क को SEZ का दर्जा दिलाने की मांग को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब ये मांग केंद्र के पाले में डाल दी जाएगी। इसके अलावा यूपी के सहकारिता समिति में सदस्यों के कार्यकाल 5 साल तय करने की और साल पूरा होने पर 1500 करोड़ की योजनाओं को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को यूपी सरकार के कर्मचारी निगम के डिपो में सामान खरीदने का अधिकार भी कैबिनेट ने दे दिया है। यूपी में विधानसभा चल रही है, इस वजह से अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक सबके लब सिले रहे, लेकिन अब लोगों को इंतजार है मुख्यमंत्री की उन घोषणाओं का जो 1 साल पूरा होने पर वो करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के समग्र अमीन आज विधानसभा के सामने इकट्ठा हुए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि उन्हें राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। उत्तर प्रदेश के समग्र अमीन आज लखनऊ में विधानसभा के सामने जमा हुए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में अमीनों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे अमीन नियमित किए जाने की मांग कर रहे थे। अमीन संघ का दावा है कि सत्ता में आने से पहले सपा मुखिया ने वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। सीजनल काम करने वाले अमीन प्रदेश सरकार के फैसले को लेकर परेशान हैं, क्योंकि सिंचाई मुफ्त किए जाने से उनका काम ही खत्म हो गया है। ऐसे में अमीनों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शन कर रहे अमीन राजस्व मंत्री को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन काफी देर इंतजार के बाद पुलिस से उनकी हल्की झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने अमीनों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे अमीन जहां मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग कर रहे थे, वहीं पुलिस ने आखिरकार उन पर बल प्रयोग कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1 साल पूरा करने जा रही अखिलेश सरकार ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज साइकिल रैली का आगाज किया। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने मिशन 2014 के लिए अपने आवास से एक साइकिल रैली को रवाना किया। 8 महीने तक चलने वाली इस रैली में सैकड़ों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। यह रैली यूपी के प्रत्येक जिले में तहसील स्तर तक जाएगी। रैली की खासियत यह है कि ये जिस नए जिले से रैली प्रवेश करेगी, उस जिले के सपा कार्यकर्ता सरहद पे इसे रिसीव करेंगे और जाते समय शहर का आखिरी सीमा तक छोड़ कर आएंगे। 27 अक्टूबर तक यानी लगभग 8 महीने तक प्रदेश में 75 जिलों से होकर ये रैली गुजरेगी और जनता के बीच सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। साइकिल रैली का समापन भी लखनऊ में ही होगा। साइकिल रैली में लोहिया वाहिनी, युवजन सभा और छात्र सभा समेत समाजवादी पार्टी के कई प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। हर जिले के कार्यकर्ता अपने जिले में साइकिल रैली का स्वागत करेंगे और कमान संभालेंगे। राजनीतिक गर्दिश के दिनों में यही साइकिल यात्राएं ही समाजवादी पार्टी को कई बार सत्ता के शिखर पर लेके गई हैं। पर देखने वाली बात यह होगी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या यह साइकिल यात्रा समाजवादी सरकार को सफल बनाती है। हल्द्वानी में दर्जनों स्कूल बसें परिवहन कानून को ताक में रखकर धड़ल्ले से चल रही हैं और परिवहन विभाग आंखें मूंदे बैठा है। हल्द्वानी में सैकड़ों स्कूली बच्चे रोजाना मौत की सवारी कर रहे हैं, क्योंकि शहर में दर्जनों स्कूलों की स्कूल बसें परिवहन विभाग के मानकों को ताक में रखकर सड़कों पर बेधड़क दौड़ रही हैं। लेकिन परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन इन बसों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। भेड़ बकरियों की तरह स्कूली बच्चों को स्कूल बस में लाद कर ले जाया जा रहा है। यही नहीं, फर्जी तरीके से बसों की फिटनेस पास कराकर डग्गा मार बसों को स्कूल बस बनाकर चलाया जा रहा है। कई हादसे हो जाने के बावजूद प्रशासन सबक लेने को तैयार नहीं और हाथ पर हाथ धरा बैठा है। परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन डग्गा मार बसों पर नकेल कसने की बात तो कह रहा है, पर देखने वाली बात ये होगी कि आखिर प्रशासन कब हरकत में आता है। होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। लिहाजा मुरादाबाद प्रशासन ने आज दूध कारोबारियों के यहाँ छापेमारी की। होली का त्योहार पास आते ही मिलावटखोर भी सक्रिय होने लगे हैं और शहर में मिलावटी दूध आने की शिकायत मिलने के बाद मुरादाबाद प्रशासन की टीम ने शहर की बड़ी दूध की डेयरियां और प्लांटों पर छापेमारी की। सिटी मजिस्ट्रेट शैलेंद्र सिंह और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम द्वारा मिलकर छापेमारी की इस कार्रवाई को अमल में लाया गया। अधिकारियों द्वारा भारी मात्रा में दूध की सैंपलिंग की गई है।
दूध के सभी सैंपल्स को जांच के लिए आगरा भेज दिया गया है। अगर जांच में सैंपल गलत पाए गए तो मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में बनी इस टीम ने कई जगह दूध की सैंपलिंग कर उसे आगरा जांच के लिए भेजा है। यदि वहां सैंपल फेल हो जाते हैं तो इन मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोहब्बत की नगरी आगरा एक बार फिर शर्मसार हो गई। आगरा थाना छत्ता इलाके में एक प्रेमी को अपनी